जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू किस किस टाइप की सर्विसेज को फिल किया जाता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता होती। ये जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या इन फ्यूचर करने वाले हो। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप की सर्विसेज होती हैं, और सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि ये जानना आपके लिए ज़रूरी क्यों है। वो पार्ट आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, चाहे आपका कुछ भी माइंडसेट हो, चाहे आप ये सोचते हो कि आईएएस आईपीएस के अलावा मुझे कोई सर्विस ज्वाइन नहीं करनी है, बट स्टिल आपको बाकी सर्विसेज के बारे में एक बार नॉलेज लेनी चाहिए। सो अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020 की नोटिफिकेशन की बात करें तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से सिविल सर्विसेज एग्जाम में 24 डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के लिए सिलेक्शन किया जाता है। बहुत से कैंडिडेट्स को ये चीज नहीं पता होती बिकॉज आप लोग कभी भी नोटिफिकेशन को डिटेल्ड वे में पढ़ते नहीं हो। बहुत गलत चीज है। 2021 की नोटिफिकेशन अभी आनी बाकी है, हम बात कर रहे हैं 2020 तक की। ये 24 सर्विसेज किस टाइप की सर्विसेज हैं? नॉर्मली एक लेमैन को लगता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ज्यादा से ज्यादा आईआरएस, इससे आगे नॉलेज नहीं होती। बट हमें टाइप ऑफ सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। इन 24 सर्विसेज में से 2 सर्विसेज होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी होती हैं? आईएएस और आईपीएस। इसके अलावा एक और ऑल इंडिया सर्विस होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसका अलग से एग्जाम होता है। सिविल सर्विसेज के थ्रू उसमें रिक्रूटमेंट नहीं होता है। ये सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती हैं, इनमें आपको कार्डर अलॉट किया जाता है। इनको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। इसके अलावा 17 सर्विसेज ऐसी हैं जो कि हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज। उसमें आप किसी मिनिस्ट्री के अंडर आपको एक डिपार्टमेंट दिया जाता है, तो वो मिनिस्ट्री आपकी एक तरह से पेरेंट मिनिस्ट्री होती है। हाँ, आपको ये जानना जरूरी है कि जिन सेंट्रल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं ये सब की सब ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज हैं। इनको अनऑफिशियली आईएएस अलाइड सर्विसेज भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो इनका एंट्री लेवल पे स्केल है दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ आईएएस एंड आईपीएस। सेम वो पे स्केल के साथ आप एंटर करते हो। और उसके अलावा क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू ही रिक्रूटमेंट हो रहा है तो अनऑफिशियली हम आईएएस अलाइड सर्विसेज भी इनको बोल देते हैं। इसमें आपकी सर्विसेज आती हैं लाइक आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर काम करती है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स की अलग, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज की अलग, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, दोनों की दोनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती हैं। लाइकवाइज इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए सर्विसेज, ये सब की सब जो सिविल सर्विसेज के थ्रू रिक्रूट की जाती हैं, ये टोटल 17 सर्विसेज हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2 तो है आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज और 17 है आपकी ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज। जब आप सेंट्रल सर्विसेज के अंडर काम करते हो तो आपकी ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर्स होती रहती हैं, बिकॉज आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहे हो। तो ऑल ओवर दी इंडिया आपकी ट्रांसफर कहीं भी हो सकती है। ऑल इंडिया सर्विसेज में आपको कार्डर अलॉट किया जाता है। इसके अलावा जो बची हुई 5 सर्विसेज हैं वो हैं ग्रुप बी सर्विसेज। वो ग्रुप ए सर्विसेज नहीं है, उनको आप आईएएस अलाइड सर्विसेज भी अनऑफिशियली नहीं बोलते हो बिकॉज वो ग्रुप बी सर्विसेज हैं। उनका पे स्केल भी डिफरेंट है आईएएस से। अब इसमें किस किस टाइप की सर्विसेज आती हैं? पहली सर्विस है इसमें डानिक्स, जो कि इक्विवेलेंट है स्टेट सिविल सर्विसेज के। लाइक आपका पंजाब सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसके थ्रू आपका पीसीएस में सिलेक्शन होता है। हरियाणा सिविल सर्विसेज के थ्रू एचसीएस में, राजस्थान सिविल सर्विसेज के थ्रू आरसीएस में। लाइकवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के लिए सिलेक्शन करती है, जिसका सर्विस का नाम है डानिक्स। इसी तरह जो वहां की पुलिस सर्विस है उसका नाम है डानिप्स। इसके अलावा 2 ग्रुप बी सर्विसेज हैं, पॉन्डिक्स एंड पॉन्डिप्स, जिसके थ्रू पुडुचेरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुडुचेरी पुलिस सर्विस के लिए सिलेक्शन किया जाता है। बिकॉज वो अगेन एक यूटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसी एग्जाम के थ्रू उसके लिए रिक्रूटमेंट कर देती है। लास्ट एक ग्रुप बी सर्विस होती है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, जो कि अगेन एक ग्रुप बी सर्विस है। आपकी ये 5 ग्रुप बी सर्विसेज होगी। टोटल आपकी 24 सर्विसेज कंप्लीट होगी। आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए जो ये अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं इनका क्या वर्क प्रोफाइल है, किस तरह का आपका फ्यूचर रहेगा इन सर्विसेज में, किस किस टाइप का आपको काम करना पड़ेगा, किस किस टाइप की आपको पोस्टिंग्स मिलेंगी, क्या क्या आपको डेजिग्नेशन मिलेगा, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग सर्विसेज के रिगार्डिंग मैं डिटेल्ड सेशंस बनाऊं सो दैट आपको एक ओवरव्यू मिल सके। बट आपको एक बेसिक ओवरव्यू रिगार्डिंग टाइप ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ सर्विसेज, ये तो पता ही होना चाहिए। तभी आप जब अपना सर्विस प्रेफरेंस भरोगे तो उसको आप एक एफिशिएंट वे में भर पाओगे। अब ये सब चीजें आपके लिए जाननी जरूरी क्यों है?
आप जिस चीज के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हो, आपको ये तो पता होना चाहिए कि वहां जाके मैं कहां कहां लैंड कर सकता हूं, किस किस टाइप की मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ये थोड़ी ना कि हमने ब्लाइंडली मेहनत करनी स्टार्ट कर देनी है। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि कई स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये होता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आईएएस या आईपीएस के लिए ही प्रेपरेशन करनी है। अगर तो आपका ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपका ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं है तो ये आपकी बहुत बड़ी इमेच्योरिटी है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब ये है कि आपको बाकी सर्विसेज के बारे में फुल नॉलेज है, सब कुछ पता है। सब कुछ जानने के बाद आप एक कंक्लूजन पे आए हो कि ठीक है, मेरा माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ आईएएस या आईपीएस के लिए है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही ज्वाइन करूंगा, मुझे बाकी सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है। फिर आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। बट अगर आपने बाकी सर्विसेज के बारे में बिना जाने ये डिसीजन लिया है तो आप लेटर ऑन काफी रिग्रेट फील कर सकते हो। बिकॉज हो सकता है कोई और भी सर्विस हो जो कि आपके टेम्परामेंट को सूट कर सकती हो, जो कि आप करना पसंद करते, बट इनिशियली आपने नॉलेज नहीं ली तो आपका उसकी तरफ ध्यान भी नहीं गया और लेटर ऑन आपको रियलाइज हुआ कि मैंने तो सर्विस प्रेफरेंस उसको ध्यान में रखते हुए भरा ही नहीं है, तो अगर मेरा रैंक आईएएस आईपीएस पे नहीं आया तो मैं वो सर्विस भी नहीं कर पाया। सो ये चीज आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। आई विश आप सबको अपनी डिजायर्ड सर्विस मिले, बट हम सबको पता है कि हर साल लाखों कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और हर सर्विस के लिए लिमिटेड सीट्स हैं, तो हम ये श्योर शॉट नहीं कह सकते कि हमें अपनी डिजायर्ड सर्विस ही मिलेगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिलेगी, या जिस साल हमारा लिस्ट में नाम आएगा उसी साल हमें मिल जाएगी। हो सकता है आपको सब्सिक्वेंट ईयर्स में इंप्रूव करना पड़े अपनी डिजायर्ड सर्विस के लिए, बट एनी हाउ आपको सर्विस प्रेफरेंस भरने से पहले सर्विसेज के बारे में डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट कल सिलेक्शन के बाद जिस भी सर्विस पे आपका नंबर पड़े आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि इस रैंक पे मुझे अपने लिए एक बेस्ट सर्विस मिली है। आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए इतना हार्डवर्क करने के बाद कि यार मैं जिस सर्विस में लैंड हो गया हूं वो तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई सर्विस अच्छी है या खराब है, बात यह होती है कि हर सर्विस के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। एक सर्विस आपके लिए अच्छी हो सकती है, दूसरी सर्विस आपके लिए बिल्कुल बेकार हो सकती है। हो सकता है आपको ये फीलिंग आए उस सर्विस में एंटर करके यार कि मैं कहां फंस गया हूं, ये तो मेरे टेम्परामेंट को सूट ही नहीं करती है। सो आपको ये चीजें पहले इवेल्युएट करनी होंगी कि आपके लिए कौन सी सर्विस बेस्ट है। सो उसके लिए डिटेल्ड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए पहले से। तो दोस्तों, किसी भी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने से पहले उस मंजिल के बारे में पूरी डिटेल्ड नॉलेज लो, अच्छे से जानो। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हो सकता है अपनी मंजिल पे पहुंचने के बाद भी खुद को अंधेरे में फील करो। जय हिंद।